बांग्लादेश में शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर के देश छोड़ करके निकलना पड़ा। लेकिन शेख हसीना से ज्यादा मुश्किलें मोदी सरकार के लिए और भारत के लिए खड़ी हो गई। भारत का 70,000 करोड़ रुपए वो बांग्लादेश के अंदर निवेश है और ऐसे में अगर बांग्लादेश में जल्द हालात नहीं सुधरे, बांग्लादेश में दोबारा से जनजीवन सामान्य नहीं हुआ तो 70,000 करोड़ रुपए क्या वाकई स्वाहा हो जाएंगे? बड़ा सवाल यह है, मोदी सरकार कैसे इस खतरे से निपटेगी? नई सरकार कौन सी बनेगी? नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा? और क्या वो प्रधानमंत्री भारत के हित में होगा, भारत के साथ में अच्छे रिश्ते रखेगा? बांग्लादेश की नई सरकार भारत के साथ में अच्छा व्यवहार करेगी? बड़ा सवाल यह है। और उससे भी बड़ा सवाल यह कि जो नई सरकार बनेगी वो भारत के अलग अलग कंपनियों के चल रहे प्रोजेक्ट को रोकेगी या जारी रहने देगी। कुछ लिस्ट मैं आपके सामने रखता हूं, ये लिस्ट आप देखिए। भारत के 70,000 करोड़ रुपए का निवेश है बांग्लादेश में। 93 प्रोजेक्ट में भारत का निवेश, रोड, रेल, शिपिंग यार्ड में भारत ने निवेश किया, कई इंफ्रा प्रोजेक्ट में भी निवेश किया गया है। तो भारत ने थल से लेकर के जल तक अलग अलग फैक्ट्रियों के माध्यम से, अलग अलग कंपनियों के माध्यम से निवेश किया हुआ है और करीब 70,000 करोड़ रुपए का यह निवेश है। और इसमें वो आंख के तारे भी हैं जो सरकार के आंख के तारे बताए जाते हैं। देखिए किस किस उद्योगपति का निवेश इसमें है। भारत की किस कंपनी ने बांग्लादेश में निवेश किया है? सबसे पहले नंबर पर इसमें रिलायंस पावर है, अडानी ग्रुप है, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, हीरो मोटर कोप, सन फार्मा, गोदरेज, सीए टायर्स। इन कंपनियों ने अपना पैसा बांग्लादेश के अंदर लगाया है। इन कंपनियों का पैसा बांग्लादेश के अंदर लगा हुआ है। और ऐसे में अंबानी साहब के यहां तो अभी अभी नई नई शादी हुई है, पैसा लगाया हुआ है। और पैसा अंबानी साहब का कितना लगा है वो भी आपको बताएंगे। किस किस क्षेत्र में भारत का बड़ा निवेश हुआ है? टेक्सटाइल के क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भारत ने यह निवेश किया है। यह नहीं भूलना चाहिए कि आज शेख हसीना पर तानाशाही के आरोप लग रहे हैं। शेख हसीना ने बांग्लादेश में तानाशाही की जिसकी वजह से उनकी विदाई हो गई। लेकिन यह भी सही है कि बांग्लादेश 2026 तक विकासशील देशों की श्रेणी में आने वाला था। 1975 में बांग्लादेश बना जिसमें भारत की अग्रणी भूमिका रही। भारत की उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बड़ी भूमिका थी। और ऐसे में वो देश जहां पर 83% गरीबी थी, उस 83% गरीबी को नीचे धकेल करके बांग्लादेश 30% तक पहुंच गया गरीबी में। और अब बांग्लादेश 2026 तक विकासशील देशों की श्रेणी में आना था। लेकिन अब अगर यह विवाद खिंच गया और इस विवाद की वजह से बांग्लादेश को आज भी बड़ा नुकसान हो रहा है, और अगर यह विवाद लंबा चला तो फिर बांग्लादेश कहीं सालों पीछे ना चला जाए। जो बांग्लादेश को टारगेट 2026 तक था, यानी अगले 2 साल के अंदर बांग्लादेश विकासशील देशों में जाना था, वो बांग्लादेश अब कहां पर खिसक जाएगा? बड़ा सवाल यह है। प्रदर्शन से बांग्लादेश की कितना नुकसान होगा? 2 हफ्तों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान। आयात निर्यात ठप है, पोर्ट बंद है, माल ढुलाई बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है। तो लगातार वो सेक्टर जिससे पैसा आता है, वो सेक्टर जिससे देश चलता है, वो सेक्टर जिनसे उद्योग धंधे चलते हैं, वो सारे इस वक्त में बंद हैं। रेल बंद है, एयरपोर्ट बंद है, आयात निर्यात बंद है, माल ढुलाई बंद है, सब कुछ एक तरीके से बंद है। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, ठप पड़ा हुआ है। सरकार से लेकर के और पूरा सिस्टम इस वक्त में ठप पड़ा हुआ है। बांग्लादेश में इस वक्त में सेना का देश पर कब्जा है। अब इसका असर क्या होगा वो समझिए। विदेश नीतियों में होगा बदलाव, विदेशी निवेश में होगा बदलाव। आने वाले 3 से 4 दिन में नुकसान 4-5 गुना बढ़ेगा। विदेशी निवेशक असहज होंगे, मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ेगा, उत्पादन कम होगा, डिमांड बढ़ेगी।
महंगाई बढ़ जाएगी, असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, कपड़ा यूनिट के काम पर असर पड़ेगा, आयात होने वाले ब्रांडेड कपड़े महंगे होंगे। तो ये असर जो है वो बांग्लादेश पर पड़ेगा, बांग्लादेश के जनजीवन पर पड़ेगा। लेकिन इतना ही नहीं है, एशिया का बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश के सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। 2023 में 17,000 करोड़ रुपए का सामान भारत में भेजा। दोनों देशों का ट्रेड 1.16 लाख करोड़ रुपए का है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार क्या जल्द से जल्द बांग्लादेश में शांति बहाली करा करके और भारत का 70,000 करोड़ रुपए ये डूबने से बचा पाएगी? खतरा बांग्लादेश पर है, लेकिन चिंताएं भारत की भी है। खतरा शेख हसीना पर है, लेकिन चिंताएं नरेंद्र मोदी को भी है। एक चिंता सोशल मीडिया के जरिए भी जताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो तानाशाही शेख हसीना ने की, कुछ उसी तरीके की तानाशाही के आरोप नरेंद्र मोदी पर भी लगते रहे हैं। तो कहीं नरेंद्र मोदी, उनका भी लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है। भारत को और भारत के लोगों को विश्वास रखना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल अब नरेंद्र मोदी पर यह उठता है कि वो कैसे भारत को संभालेंगे और भारत के साथ साथ बांग्लादेश के साथ में जो रिश्ते हैं उनको संभालेंगे। आज तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बांग्लादेश से लगातार दिन भर ये तस्वीरें आती रही और ऐसे में ये तस्वीरें जो बांग्लादेश से आई उसने बता दिया कि बांग्लादेश में किस तरीके के हालात बन रहे हैं। शेख हसीना ने पूरी तरीके से बांग्लादेश का सपना तोड़ दिया और इन तस्वीरों के जरिए ये साफ पता चलता है कि जो देश लगातार आगे बढ़ रहा था, एक तानाशाह नेता की वजह से वो देश सालों पीछे चला गया। जो देश 2026 तक अपने आप को विकासशील देशों की श्रेणी में पा रहा था, वो देश आज कितने साल पीछे चला गया है, इसका अभी अनुमान लगाना भी मुश्किल है। बांग्लादेश को ताजा विवाद से करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बांग्लादेश ने महामारी के बाद में 7.2% से विकास दर हासिल कर ली थी, जो भारत से भी ज्यादा थी। बांग्लादेश के साथ में द्विपक्षीय कारोबार करीब 14 अरब डॉलर का है। तो ऐसे में भारत के साथ में बांग्लादेश के रिश्ते क्या वाकई मजबूत होंगे या नहीं? बांग्लादेश कपड़ा निर्यात करता है। अमेरिका को निर्यात किया गया 5 लाख अरब डॉलर प्रति साल, वहीं पर यूरोप को निर्यात किया गया 12.5 अरब डॉलर हर साल। तो कुल मिलाकर के अब बांग्लादेश कैसे इन हालातों से उभर करके आगे बढ़ पाएगा और जो बांग्लादेश विकासशील देशों की श्रेणी में था, वो बांग्लादेश अब क्या वाकई अपने आप को फिर से खड़ा कर पाएगा? और जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात बने हुए हैं, ऐसे में शेख हसीना कब वापसी कर पाएगी? और शेख हसीना की वापसी से पहले बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा? और जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात हैं, मजबूत इकोनॉमी को ढा दिया गया। 1975 में बांग्लादेश बना, गरीबी की दर 83% से भी ज्यादा थी, जो 2020 में गिर करके 20.5 पर पहुंच गई। देश की प्रति व्यक्ति आय 1827 डॉलर रही, जबकि अर्थव्यवस्था का जोखिम भी गिर करके 32 के नीचे आ गया। कुल मिलाकर के यह देश यूनाइटेड नेशन के सभी मानकों को पूरा करते हुए 2026 तक विकासशील देशों की सूची में शामिल होने के कगार पर पहुंच गया था। बांग्लादेश की इकोनॉमी महामारी के बाद, कोरोना के बाद 7.2% विकास दर हासिल कर ली थी, जो काफी मजबूत थी। अब विदेशी निवेश लगातार जो बढ़ रहा था, उस विदेशी निवेश को भी अब यहां पर बांग्लादेश कैसे दोबारा से पाएगा, सवाल ये भी है। जिस तरीके के हालात बने हैं और जैसे बांग्लादेश से निकलना पड़ा है शेख हसीना को, तो आप ये मान करके चलिए कि अब आने वाले कुछ सालों में निवेश के नाम पर बांग्लादेश को शायद बहुत कुछ ना मिले। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जिनका पैसा लगा हुआ है, क्या वो अपना पूरा पैसा निकाल लेंगे? रिलायंस, टाटा, सीएट टायर्स, ये जो लिस्ट आपके सामने रखी है, क्या ये अपना पैसा वापस निकाल लेंगे? क्या इन्वेस्टर्स को वहां की नई सरकार भरोसा दिला पाएगी? और अगर निवेश निकल गया बाहर,
तो बांग्लादेश जो कि विकासशील देशों की तरफ जा रहा था, कहीं उसकी हालात श्रीलंका की तरीके से ना हो जाए, जहां पर कर्जे की वजह से यही हालात बन गए थे। कर्जे, महंगाई की वजह से ऐसे ही हालात बन गए थे। अभी बांग्लादेश में कम से कम ये दो चीजें नहीं थी। बांग्लादेश तरक्की की राह पर था, लेकिन अब बांग्लादेश और उसके लोगों को सोचना होगा कि आखिरकार जिस तरीके से शेख हसीना ने देश को चलाने की कोशिश की, वो देश जलाने की तरफ कैसे चला गया। और शेख हसीना, क्या वो इस बात के लिए अपने आप को, या इतिहास, बांग्लादेश का इतिहास उनको माफ कर पाएगा। 2009 से लेकर के और 2024 तक लगातार शेख हसीना का राज रहा, उनकी पार्टी का राज रहा। लेकिन आज बांग्लादेश के अंदर उन्हीं की पार्टी को दफ्तर तक को फूंक दिया गया, गृह मंत्री का आवास फूंक दिया गया, उनके पिता की मूर्ति को तोड़ दिया गया। एक जगह नहीं, बांग्लादेश में जगह जगह उनकी पिता की मूर्तियां लगी हुई थी, उनको तोड़ दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि बांग्लादेश आखिरकार इस गति से कैसे उभर करके बाहर आ पाएगा। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।